बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान पे हफ्ते के रोज़ मुसल्लत की गई जंग के असरात किसी एक शहर या फौजी तंसीबात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इस वक्त ईरान का हर शहर और हर कस्बा हमलों की जद में है। मवासलाती टावर्स, नशरियाती इदारे, सरकारी इमारतें, तारीखी बाजार निशाने पे हैं और हर गुजरते दिन के साथ मलबे के ढेर में इजाफा हो रहा है। ये बहरान अब ईरान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी कशीदगी की लपेट में आ चुके हैं, जिसने शहरी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमलों के बावजूद तेहरान की गलियों में आम लोग खौफजदा दिखाई नहीं देते। ईरानी अवाम की मज़ाहमत और हौसले की तस्वीर हर तबाहशुदा इमारत और मलबे के ढेर के बीच वाज़े तौर पर दिखाई देती है। ये खदशात मौजूद थे कि ईरान के बाहर मौजूद अलहदगी पसंद और अपोजिशन गिरोह जनवरी की तरह हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल दे सकते हैं, लेकिन ईरान के शहरियों ने ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाया। अमेरिका और इजराइल के हमले दर हकीकत ईरानी रजीम की तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा थे, लेकिन ईरानी मज़ाहमत की जो उम्मीद थी उसने हर मंसूबे को नाकाम बनाया। तबाही के बीच भी ईरान का हौसला टूटा नहीं। ईरानी शहरियों की मज़ाहमत ने पूरे खित्ते को यह पैगाम दिया कि ईरान किसी सूरत में अमरीकी या इजरायली दबाव को कबूल नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले को अब उसके जौहरी प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने आज ऐवान बाला के इजलास में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो चुका था और इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा भी कि पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक ईरान के हक की हिमायत की और यह मौक़िफ़ अपनाया कि मसला बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। पाकिस्तान जान के साथ जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है। हम रिकॉर्ड पे हैं। अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है, मैंने नहीं किसी और की देखी स्टेटमेंट। आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, पाकिस्तान की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे मौजूद है। पाकिस्तान जितनी एफर्ट्स कर सकता है वो हमने की है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई फोरम नहीं छोड़ा जहां हमने ये इशू नहीं उठाई। इनकी हम कहते हैं कि जी उनका ये राइट है। मेरी उन्हीं लाइनों के ऊपर कंडेमनेशन इज नॉट रिकॉर्डेड ऑल्सो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमारा सबका फर्ज है। पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशंस है, वी हैव अपोज्ड द इंपोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल मॉनिटरिंग मैंडेट्स विदाउट द consent और cooperation। यह था पाकिस्तानी मौक़िफ़। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने ईरान में सदारती कंपाउंड और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफातर पर मुतअद्दिद बम गिराने का दावा किया। इजरायली फौज ने कहा कि उसकी फजाइया ने ईरानी हुकूमत की क़यादत के कंपाउंड पर भी हमला किया है। इजरायली फौज ने यह दावा भी किया कि उसने ईरान की एक अस्करी तरबियतगाह और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, लेकिन इन तमाम तर हमलों के बावजूद ईरान अब भी मज़ाहमत जारी रखे हुए है। इस जंग में ईरान के अब तक 787 शहरी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में मौजूद इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक इदारे ने कहा कि इन हमलों में 176 बच्चे भी शहीद हुए। ये जंग अब ईरान तक महदूद नहीं रही। गुज़श्ता रोज जब ओमान में दक्कम बंदरगाह पे आग के शोले बुलंद हुए तो खलीज की रात मामूल के मुताबिक खामोश नहीं रही। दक्कम बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन ने तेल के टैंकर को निशाना बनाया। ओमानी हुकूमत ने अगरचे फौरी तौर पर यह ऐलान किया कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने इस हमले के जरिए अमेरिका और खित्ते में उसके इत्तेहादी ममालिक को यह पैगाम दिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते भी इस बंदरगाह पे ड्रोन बरसाए थे। इस दौरान कतर ने LNG की पैदावार रोक दी है। सऊदी अरब ने अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद कर दी है और आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त रुक चुकी है। पूरा खित्ता इस वक्त एक ऐसी जंग की लपेट में है जिसकी जल्द खत्म होने की इम्कान मुकम्मल दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता रात से ईरान के मुख्तलिफ शहरों और ख़ासतौर पर तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात से भी धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि वो तेहरान और बैरूत में फ़ौजी अहदाफ पर ताज़ा हमले शुरू कर रही है। ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, बहरिया के हेडक्वार्टर्स, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कामयाबी के साथ खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, कुवैत और सऊदी अरब समेत कोई मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डा महफूज नहीं रहा। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला हुआ। सऊदी फिजाई दिफा ने 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन सिफारती इलाकों में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। कुवैत में अमरीकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने मशरक़ वस्ता की 14 रियासतों में मौजूद अपने शहरियों को निकल जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है।
सिफारत खाने बंद होने का मतलब वाज़े तौर पर यह है कि जंग अब फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रही है। और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गोलान की पहाड़ियों में नाफे अड्डे और शिमाली इजराइल में मेरोन और रिमात डेविड फजाई अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया है। इजरायली फौज ने इस दावे पर फौरी तबसरा नहीं किया, लेकिन यह वाज़ेह हो चुका है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि ईरान के इत्तेहादी भी मैदान में कूद चुके हैं। अमेरिका ने इसे मुश्तरका जंग का नाम दिया। सदर ट्रंप के तब्दील होते बयानात भी जंग की शिद्दत को जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने जंग के आगाज पर यह दावा किया था कि शायद ईरानी सरजमीन पर फौज उतारने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अब उन्होंने यह कहा है कि ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी फौज उतारने की जरूरत पेश आ सकती है। उन्होंने ईरान में एक बड़ी बमबारी मुहिम की धमकी भी दी और साथ ही यह भी कहा कि हमने अभी ईरान पर पूरी शिद्दत से हमला नहीं किया। ट्रंप ने यूं ना सिर्फ ताकत का इजहार किया, बल्कि अमरीकी अवाम को जहनी तौर पर भी तैयार करने की कोशिश की कि यह जंग तवील भी हो सकती है। इस दौरान रात के अंधेरे में अमरीकी फौजियों की लाशों की पहली खेप अमरीका पहुंची। ये एक ऐसा मंजर होता है जिसे अक्सर कैमरों से दूर रखा जाता है ताकि ज्यादा सवाल न उठे। अमरीकी वजीर दिफा ने यह भी कहा कि यह जंग सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जा रही है। इन्होंने मौजूदा जंग के इराक और अफगानिस्तान के तवील जंगों से मवाजने से गुरेज का मशवरा दिया है, लेकिन साथ ही यह भी तस्लीम किया कि ईरान इराक नहीं है और यह जंग तवील भी हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ये भी कह चुके हैं कि वो तवील जंग के लिए तैयार है। अमरीकी क़यादत खुद भी वाज़े नहीं और अमरीकी हुकूमत पर यह जंग जल्द अज जल्द खत्म करने का दबाव अमरीकी क़यादत के बयानात से भी वाज़े हो रहा है। जैसा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका बरसों जारी रहने वाले तनाज़े में दाखिल नहीं होगा और जंग का मकसद सिर्फ यह है कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार ना हो। ईरान के लिए इस जंग के दौरान सबसे बड़ा धचका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई समेत आला क़यादत की शहादत थी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के 49 सीनियर रहनुमा इब्तदाई हमलों में शहीद हो चुके हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर भी शामिल है। ईरान के रियासती टेलीविजन चैनल पर जब नम आंखों के साथ यह ऐलान हुआ कि रहबर आला ने शहादत का पाकीज़ा जाम नोश कर लिया, तो उन अल्फाज ने ईरान के नजरियाती ढांचे की गहराई को जाहिर किया। ईरान के लिए जंग का मतलब सिर्फ अस्करी रद्देमल जाहिर करने तक महदूद नहीं, बल्कि अपनी बका को बरकरार रखना भी है। ईरान का निजाम किसी एक फर्द के गिर्द नहीं घूमता। पासदारान इनकलाब ईरान के रियासती ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उसके तकरीबन 1,90,000 फाल और लाखों रिजर्व एहलकार हैं। उसके साथ ही बसीज की नीम फौजी फोर्स भी मुंसलिक है, जो सड़कों पर नज्म कायम रखने और बगावत कुचलने के लिए मशहूर है। विलायते फकी का नजरिया इस पूरे ढांचे को मजहबी जवाब फराहम करता है, जिसे शिकस्त देना शायद आसान नहीं। ईरान ने तमाम तर दबाव के बावजूद खलीज में अमरीकी अफवाज और तंसीबात के खिलाफ जवाबी हमले तेज कर दिए। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर यह आगाह किया कि ईरान के 83 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन एक ही दिन में उसकी समत आए, जिनकी बड़ी तादाद नाकाम बना दी गई, लेकिन कुछ ड्रोन्स का मलबा गिरा और चंद लोग जख्मी हुए। 2 मिसाइल अल उदैद एयरबेस तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की लहर रद्द कर दी है। कुवैत के अंदर भी सायरन बजे हैं। ईरान ने इराक में अरबैल के करीब अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला किया है। बहरीन में भी अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया और यूं ये जंग अब सरहदों से कहीं बाहर निकल चुकी है। इसी दौरान नाबनाए हरमुज की बंदिश ने खत्ते की आलमी मंडियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने ऐलान किया कि आबनाए हरमुज को बंद कर दिया गया और जो जहाज गुजरने की कोशिश करेगा उसे आग के लिपटों में लपेट दिया जाएगा। ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ई ये बहरी गुजरगाह आलमी तेल की तजारत में गैर मामूली अहमियत रखती है। इदाद शुमार के मुताबिक 2025 में रोजाना तकरीबन 13 मिलियन बैरल तेल इसी के जरिए गुजरा, जो तमाम समुद्री तेल के तकरीबन 31% हिस्से के बराबर बनता है। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हरमुज की तवील अरसे तक बंदिश तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सबब बनेगी और बाज तज्जियाकार तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने की पेशगोई कर रहे हैं। माया कुदरती गैस LNG की आलमी बरामदात का तकरीबन 20% हिस्सा भी इसी बहरी गुजरगाह से गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े LNG बरामद कुनिंदगान में शामिल कतर ने पीर को ईरानी ड्रोन हमलों के बाद LNG की पैदावार को रोक दिया। एशिया में तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान और भारत समेत खित्ते के कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम ममालिक तवानाई की दरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते हैं। इस पूरे मंजरनामे में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे ईरान पे हमला किया, लेकिन इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तासुर को मज़हका खेज करार देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा हैं, वो वही करते हैं जो उनके ख्याल में अमेरिका के लिए ठीक होता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस जंग को इजराइल की दाखिली सियासत से अलग करके देखना मुमकिन नहीं। इजराइल में आम इंतखाबात करीब हैं। नेतन्याहू की कम होती सियासी मकबूलियत के बायस उसके लिए यह जंग गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, जिसे वो हर सूरत जीतना चाहता है। अमेरिका में भी इख्तलाफी आवाजें बुलंद हैं। अमेरिकी मुबस्सरीन का कहना है कि नेतन्याहू के फैसलों की वजह से अमेरिकी मारे जा रहे हैं और वाशिंगटन को, तल अवीव को यह बताना चाहिए कि उसके अहकामात को मजीद कबूल नहीं किया जा सकता। यह बहस व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों में भी गर्दिश कर रही है कि क्या ईरान जंग का मकसद सिर्फ जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना था या रजीम चेंज, और अगर रजीम चेंज था तो उसके बाद क्या। तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस सवाल का जवाब पाना आसान नहीं। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को इक्तदार से हटाने के लिए जमीनी फौजें भेजना पड़ी। उसके बाद की दहाइयों में जो कुछ हुआ उसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। 2011 में लीबिया में कर्नल मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन रियासत टूट गई। सिर्फ फजाई ताकत के इस्तेमाल से हुकूमत की तब्दीली की कोई रोशन मिसाल मौजूद नहीं है। ईरान इराक से 3 गुना बड़ा, 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला, नस्ली और मसल की तनू का हामिल मुल्क है। अगर ईरान में हालात काबू से बाहर हुए तो उसके असरात पूरे खत्ते में महसूस किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। ईरान का अंदरूनी मंजरनामा भी गैर मामूली तौर पर पेचीदा है। एक तरफ हुकूमत और निजाम से नाराज शहरी हैं जो इस वक्त खामोश हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी शहरियों की अक्सरियत मौजूदा निजाम के साथ नजरियाती वाबस्तगी रखती है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकले, शम्में जलाई, आंसू बहाए। यह सब उस वक्त हुआ जब ऊपर आसमान में जंगी तैयारों की घनघरज थी। शहादत का तसव्वुर ईरानी रियासती बयानिए में ताकत का जरिया बना हुआ था, बना हुआ है और मजीद मजबूत हो चुका है। ऐसे में अमेरिकी सदर की ईरान को यकीनी मौत की धमकियों के फैसला कुन साबित होने का कोई इम्कान नहीं। इजराइल मैदान जंग में फजाई बर्तरी का दावा तो कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अब भी मिसाइल दाग रहा है। कतर, अमारात, कुवैत, हर जगह दिफाई निजाम मुतहर्रिक है। और दूसरी जानिब बरतानिया के बाद स्पेन ने भी अमेरिका को फजाई अड्डे देने से इनकार कर दिया। ये हालात अमेरिका के लिए परेशान कुन है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर के इस फैसले पर अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है और उससे ज्यादा। उन्होंने लामहदूद हथियारों का जिक्र किया, लेकिन इस जंग का मकसद वाज़ेह नहीं किया। अगर मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत, बहरी ताकत, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को तबाह करना है तो ये एक अस्करी हदफ है, और अगर मकसद ईरानी अवाम को इक्तदार संभालने का मौका फराहम करना है तो ये सियासी जुआ है। ईरान के लिए इस वक्त फतह का मायार सादा लेकिन कठिन है, और वो मुल्की बका। अगर रजीम कायम रहती है और रियासती ढांचा बरकरार रहता है तो ईरान की जीत होगी। खलीज में तेल के टैंकर्स की कतारें सुस्त हो चुकी हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ चुके हैं, एशिया की बंदरगाहों पे तेल के खरीदार कीमतों का हिसाब लगा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पावर सेक्टर फौरी दबाव महसूस कर रहा है। ये जंग सिर्फ महाज पे नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इसके असरात खित्ते की तमाम मईशतों पे पड़ रहे हैं। वो बुनियादी सवाल जिसका जवाब अभी धुंध में है कि क्या ये जंग महदूद रहेगी या फैलती जाएगी। तेहरान और बैरूत पे बमबारी, रियाद और कुवैत में ड्रोन, अरबैल के करीब धमाके, आबनाए हरमुज की बंदिश, ये सब एक ऐसे मंजरनामे की झलक है जिसमें गलती की गुंजाइश कम। एक मिसाइल, एक गलत अंदाजा और दायरा वसी होगा। ईरान के तनाजुर में यह बहस अस्करी मार्का नहीं, ये रियासती बका, नजरियाती इस्तकामत और इलाकाई असर और रसूख की जंग है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने निस्फ सदी तक इस मार्के की तैयारी की। अमेरिका और इजराइल समझते रहे कि इस बार तवाजुन बदल जाएगा, लेकिन तारीख गवाह है कि मशरक़ वस्ता में जंगें अपने आगाज से ज्यादा अपने अंजाम पर हैरान करती हैं। दक्कम की बंदरगाह पर लगी आग शायद बुझा दी गई है, लेकिन उसके शोलों की रोशनी अब खलीज के पानियों पर लरस रही है। अब कौन सा फरीक अपनी फतह का मायार खुद तय करेगा और कौन कीमत मुश्तरक अदा करेगा, इसी के ऊपर बहसो मुबाहिसा और रोशनी डाली जाएगी। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। मैं बिला तातुल, हमारे जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बड़ी दस्तरस है, बड़ी गहरी नज़र है खित्ते के मसाइल के ऊपर, और इस हालिया जंग में जो भी वॉरफेयर के तरीक़ाकार अपनाए गए हैं उसके ऊपर काफ़ी उबूर रखते हैं। चिश्ती साहब, मैं वेलकम करता हूँ सर आपको। और इसी बीच में हमारे साथ ब्यूरो चीफ इरना ईरान से अफजल रज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। अफजल साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। सर, क्या समझते हैं कि ये जो 36 घंटे गुजरे हैं, इसके अंदर खित्ते में जिस हद तक बमबारी हुई है, जिस हद तक तमाम अहदाफ को निशाना बनाया गया है,
और दोनों फरीकों को अगर देखा जाए तो कोई भी इस पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहा कि टेबल टॉक हो सकती है। अमेरिका ये चाहता है कि वो अपना तसल्लुत बरकरार रखे और अपने वजन के मुताबिक टेबल पे बैठे, जबकि ईरान को ये लगता है कि अगर वो टेबल पे बैठा तो वो कमजोर दिखाई देगा। तो नताइज क्या निकलते दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया यार साहब। बुनियादी तौर पे आपने ऑलमोस्ट सारा सिचुएशन बड़े जबरदस्त कवर किया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कोई प्लग कर सकूं अपनी पोजीशन को। देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका ने जब हमला किया तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पहले दिन ईरानी जो लीडरशिप है उसको जो शहीद किया, इंक्लूडिंग जो 40 उनके कमांडर्स और लीडर्स और स्पिरिचुअल लीडर थे सब के सब, तो वो ये एक इटसेल्फ को बहुत अच्छा मेरे लिए एक साइन नहीं था। आमतौर पर दुनिया में जो टॉप लीडरशिप होती है उसको एलिमिनेट नहीं किया जाता। उसको एलिमिनेट इसलिए नहीं किया जाता कि आपने उसी से तो नेगोशिएट करना होता है, उसी को तो डिफीटेड मेंटेलिटी की तरफ लेके जाना होता है, उसी का तो हौसला तोड़ना होता है ताकि लोगों का टूट जाए। ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि अगर लीडर हौसला हार जाए तो फिर कौमें जल्दी हार जाती हैं। लेकिन इन्होंने, मेरा ख्याल है, मिसकैलकुलेशन ये की कि इन्होंने सबसे पहले लीडरशिप को और उनके साथियों को जो टॉप लीडरशिप थी उसको पर्दा स्क्रीन से हटाया ताकि एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके लोगों को और ये कहा जा सके कि आप बस तैयार हैं, आप जनाब सदारती महल पर कब्जा कर लें और बार दौड़े जाएं और अदालतों को टेक ओवर कर लें। मेरा ख्याल है कि इन्होंने किया था कि ये फैसिलिटेशन होगी। तो ये इटसेल्फ पहली मुझे वो इतनी स्ट्रैटेजी में कोई साउंडनेस नजर नहीं आई। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो खिताब था जो पहले दिन उन्होंने किया, उसके अंदर आमतौर पर जब लीडर और वो भी सुपर पावर हो और इतने छोटे मुल्क के मुकाबले में उतरे तो वो सबसे पहले अपनी रीजनिंग या जस्टिफिकेशन देता है। अगर कांग्रेस को नहीं भी दी तो यहां देता है कि हमें क्यों करना पड़ रहा है ये हमला, नंबर 1। फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी अनफोल्ड करता है कि हम इस तरह अनफोल्ड करेंगे और ये करेंगे, और आखिर में वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स या वॉर ट्रॉफी बताता है कि हमने ये वॉर ट्रॉफी लेकर आनी है। ये होता है। अब क्योंकि इनिशिएटिव सारा प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास था, सारी फोर्स उनके पास है, सरप्राइज उनके पास है, तो उनको सब कुछ बताना चाहिए था कौम को। लेकिन मैं हैरान हुआ उनकी तकरीर सुनकर, उन्होंने कहा हमने हमला कर दिया ईरानी लोगों, अब तुम अपना रोल प्ले करो। ये मुझे समझ नहीं आई थी स्ट्रैटेजी की। तो फिर आपने 2 दिन बाद देखा, उस वक्त तो फुट ऑन ग्राउंड का जिक्र ही नहीं था। उन्होंने तो ये समझा था कि ईरानी लोग ही टेक ओवर कर लेंगे जाके। फिर ईरानी लोगों ने नहीं टेक ओवर किया, और उसकी एक वजह है, जो इनका पहला एक्शन था उसकी रिपल इफेक्ट है, यानी ये वेव्स बनी है उसकी। जब आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर को मार दें, जो ईरानी लीडर्स नहीं था, सिर्फ ईरानी लोगों का नहीं था, पूरी दुनिया में जो अहले तशी रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल था, एक बॉन्डेज था, एक होप था, रे ऑफ होप था। तो उसको एलिमिनेट करने के बाद मेरा ख्याल है वो समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो फेंस पे बैठे होते हैं ऐसे मौकों पर, यानी कि ईरानियन की मैं बात कर रहा हूं, जो सोच रहे होते हैं कि मेरी एफिलिएशन प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, वो भी प्रो इसलिए हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमारा नुकसान तो साझा हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो नॉन स्टार्टर सा हुआ है बहरहाल एनीवे, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, बहुत फोर्स है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी उनके पास है, वॉर प्लान उनके पास है, नेबरिंग कंट्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये ईरान अकेला, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि आयतुल्लाह खामेनी वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। लास्ट मैन स्टैंडिंग इसलिए कह रहा हूं कि इस खित्ते में कौन इतना स्टैंड ले सकता है अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ। खास तौर पर कोई डिजाइन हो ही नहीं रहा, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। तो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ है वो तो बिहाइंड अस, और ये जो डेवलप हो रही हैं और ये जो रोजाना की बुनियाद पर बयानात बदल रहे हैं उसकी मैं बात कर सकता हूं कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं। और मेरा ख्याल अफजल साहब बेहतर रोशनी डालेंगे। मैं सर अफजल साहब का इस पे टेक ले लूं, फिर सर आपकी तरफ वापस आता हूं। अफजल साहब, जब से प्रोग्राम इन हुआ है मैंने देखा है कि आप बारहा अपनी बाईं जानिब जो है वो मुतवज्जे हैं, तो शायद वहाँ पे स्क्रीन मौजूद है और आप अपना जो नेशनल मीडिया है उसको देख रहे हैं, अगर मैं मुगालता राई से काम नहीं ले रहा। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालिए कि इस वक्त सिचुएशन ईरान की क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका दिया, और आपके मेहमान को भी मेरी तरफ से सलाम और अर्ज अदब। देखिए, सबसे पहले मैं तो अमरीकी इंतजामिया को ये एडवाइस दे दूंगा कि वो पहले अपने इंटरनल डिफरेंसेस को एड्रेस करें। वो क्या करने के लिए ईरान पर जारहियत का आगाज किया था? क्या वो एक बार फिर अमेरिका को बड़े बनाने वाले मकसद के लिए आए थे, या इजराइल को ग्रेट बनाने के लिए आए थे? क्या वो सो कॉल्ड ईरानी फौजी अहदाफ रखने वाले नाम नहाद जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने आए थे, या रजीम चेंज करने आए थे? और अब डोनाल्ड ट्रंप सब ढूंढ रहे हैं कि ईरान के मिसाइल कैपेबिलिटी को हम तबाह करेंगे।
ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जंग 4 हफ्ते तक तूल जाएगी। उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहे हैं कि हम 4-5 दिन में इसको वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने इंटरनल डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करें, फिर आके अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है ईरान के खिलाफ जारहियत को किस हद तक लेके जाने के लिए उस पर बात करें। सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह इमाम खामेनी ने जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने एक स्टेट टेररिज्म के तहत जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन की एक थर्ड कंट्री के सॉइल में, उस वक्त सुप्रीम लीडर ने ये प्रेडिक्ट उन्होंने किया था, ये ऑर्डर दिया था कि अब ये खित्ता कोई भी अमेरिकी बेसिस उनके इंटरेस्ट या फौजियों को तहमुल नहीं करेगा और ईरान अमेरिका को इस खित्ते से धकेलने के लिए अपनी सर तोड़ कोशिश करेगा। और आज आप देख रहे हैं सुप्रीम लीडर तो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये फरमाया था कि हम मुज़ाकरात से तो उम्मीद नहीं रखते, लेकिन दुनिया को ये साबित करने हम जाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। और हमें इस बात का इल्म है, ना तो अमेरिका सिंसियर है और वो सिर्फ सह्यूनी रियासत के लिए वफादारी दिखा रहा है। और वही हुआ जो सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामेनी ने फरमाया था, ये जंग अब 2 तरफा नहीं रहेगी। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जितने भी असरात है, ये ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर बल्कि खित्ते में वो अनफॉर्चुनेटली ममालिक है जो इनको फैसिलिटेट किया, ना सिर्फ इस जंग में बल्कि 12 रोजा जंग में भी, शहीद कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन में भी, फलस्तीन में कत्ल आम में भी, ये ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ साथ बराबर की शरीक हैं। आज मैं सुन रहा हूं कि खित्ते के जो बरादर ममालिक है वो ईरान पर बहुत बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप हमारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। इसी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईरानी वजीर खारजा गुज़श्ता रोज उनको ये हैरानगी का सामना हुआ जब कुवैत में 3 अमेरिकी जो जेट फाइटर है वो सो कॉल्ड फ्रेंडली फायरिंग में वो क्रैश कर गए। अब ईरान कुवैत से ऑफिशियल डिमार्च करने जा रहा है बिकॉज जीसीसी इंक्लूडिंग कुवैत ने ये क्लेम किया था 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, जीसीसी ममालिक इंक्लूडिंग कुवैत ना तो अपनी जमीनी ना अपने एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। तो फिर सवाल ये बनता है कि अमेरिकी फाइटर्स वहां पे कर क्या रहे थे? ये कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं है। अगर रीजनल ममालिक ये चाहते हैं कि तमाम मसाइल सफारतकारी के साथ हल हो, कोई जंग का यहाँ पे पेशखमा ना हो, उनको चाहिए कि उन जारिह ताकतों को जिनके लिए इन्होंने अपनी जमीन दी है, अपने इख्तियारात दी हैं, उनको कन्विंस करे कि आपका जो ये रास्ता है वो बिल्कुल सही नहीं है। ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि तमाम खित्ते को आग में लपेटने के लिए वो बराबर के जिम्मेदार हैं। आज अगर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की शहादत हुई है, मैं फिर भी हैरानगी का इजहार कर रहा हूँ कि अमेरिका ये सोच समझ के बैठा हुआ था कि हमलों के कुछ घंटों के बाद वो जो नाराज तबका बैठे हुए ईरान में गुज़श्ता जनवरी में आपने देखा कुछ मुजाहरे हुए थे, उसको गलत रंग देने के मोसाद और CIA की कोशिश भी रही। उनकी ये सोच थी कि मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने के बाद एक खेओस पैदा करेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ये नाराज हल्के को मैदान में लाएंगे और रेजिम विल बी फिनिश्ड। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जब इसी के ऊपर मैं जरा सवाल ले लूं अफजल रजा साहब, खालिद चिश्ती साहब से, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। चिश्ती साहब, ये जो बात कर रहे हैं अफजल रजा साहब के, जो एक इल्ज़ाम था या जो गुमान था कि एक असैसिनेशन के बाद या बड़े अजहान को ख़त्म करने के बाद वो रजीम चेंज कर लेंगे, तो सवाल ये है कि अगर खामनाई साहब के बारे में ये तासुर था कि वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वही एक दिमाग जो है वो दस्तरस रखता है ईरान के पूरे निज़ाम के ऊपर और ख़ित्ते के पूरे निज़ाम के ऊपर, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बाद जो सेकंड टियर लीडरशिप आई या जो थर्ड टियर लीडरशिप रेडी है, तो फिर ये खामनाई इज़म जो है ये किस हद तक प्रिवेल किया, किस तरीके से किया, और जिसने अब अमेरिका को शशदर रहने पे मजबूर कर दिया है कि ये तो एक शख्स की कहानी नहीं थी, ये तो नजरिया था। यासिर साहब, इसमें मेरा ख्याल शशदर होने की भी कोई बात नहीं है अमेरिका के लिए। मेरे जैसा स्टूडेंट जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है एक मिलिट्री वॉरफेयर का या मिलिट्री हिस्ट्री का, मैं पढ़ सकता हूं ईरान को कि जो जून 2025 में जब हमला हुआ था, तो आप याद करें कि 37 टॉप के मिलिट्री लीडर्स, तमाम आर्मी चीफ्स और सबको शहीद कर दिया गया था। 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया था पहली वेव में ही ऑलमोस्ट। अब ये जो दूसरा हमला, और क्या हुआ था, 12 दिन तक जंग चलती रही थी, इजराइल को निशाना बनाया गया था, सो मच सो
कि डिगो गार्शिया से और कौन कौन से बेसिस से इनको B-52 लाकर बमबारी करनी पड़ी थी ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके सीज फायर का। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 ये है कि अब दूसरी जंग शुरू होती है, अब जो 4 दिन पहले शुरू हुई, तो इन्होंने पहले दिन इंक्लूडिंग आयतुल्लाह खामेनी और 40 टॉप लीडर्स को फिर शहीद कर दिया। तो इनको समझ नहीं आई थी कि इनकी ईरान का जो सिस्टम, जो मैं कई महीनों से फॉलो कर रहा हूं, देखिए ईरान का जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आइडियोलॉजी है। इसमें बहुत जबरदस्त सक्सेशन इनकी लेडर है। ये वो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि अब एक को किया तो अब तो इलेक्शन होंगे फिर अगला जीत कर आएगा। वो 36 साल से लीडर थे स्पिरिचुअल, और आयतुल्लाह खुमैनी के फौरन बाद उन्होंने टेक ओवर किया था। तो पिछले 47 साल में ये 2 लोग हैं जो इस लोगों के, चाहे वो हुकूमत कह लें या स्पिरिचुअलिज्म कह लें या उनके लीडर थे मजहबी, तो अब ये 36 साल पुरानी लेगेसी को आप कैसे कर सकते थे कि आप 40 को एलिमिनेट करेंगे तो ऑलमोस्ट किसी को तो पता ही नहीं होगा जंग कैसे लड़नी है। जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा अमेरिका ने कैलकुलेट किया होगा कि लोग भागे सड़कों पे निकलेंगे और बस हुकूमत को टेक ओवर कर लेंगे और ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अमेरिका का और इसराइल का। तो ऐसा नहीं होता। मैं जितना स्टडी कर पाया हूं ईरान का जो मिलिट्री सिस्टम है, इनमें कमांड, डिसीजन मेकिंग, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी सेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूशन और मैनिफेस्टेशन जो है सारे प्लान की, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब यह है कि 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो ईरान इजराइल से 70 गुना बड़ा है, इसकी डिसेंट्रलाइज एक्विजिशन होती है, जिसका मतलब यह है कि जो कमांडर इस वक्त बिल्कुल नॉर्थ में कहीं बैठा हुआ है, वहां पे उसको पता है कि मेरे ये जो मिसाइल मुझे दिए गए हैं या ये वेपन्स का जो अंडरग्राउंड जखीरा मेरे पास है, मैंने इस सीक्वेंस में इस टारगेट को इतने टाइम फ्रेम के बाद लगना। ये मेरा मानना है, ये मेरी थोड़ी रिसर्च कहती है। तो आप देख लें पिछले 12 दिन में भी यही हुआ, और आयतुल्लाह खामेनी के जाने के फौरन बाद उसी तरह ऑफेंस लॉन्च हो रहा है, उसी तरह उन्होंने अपना रिजॉल्व किया हुआ है। और मेरा मानना यह है कि ये कंटिन्यू करेगा। ये अमेरिका को क्यों शर्जदर वाली बात इसलिए मैं एग्री नहीं किया कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। इनको पहले कल्चर पढ़ना चाहिए था कि हजारों साल, कम से कम 6-7 हजार साल पुरानी उनकी तारीख है। आज तक हमला नहीं किया, पिछले कई मॉडर्न हिस्ट्री में भी इराक के साथ 8-10 साल लड़ते रहे, हार जीत तो छोड़ दें। मैं रिजॉल्व की बात कर रहा हूं। मेरा जाती रिसालपुर एकेडमी में जब एयरफोर्स में था, मेरा एक जाती स्टूडेंट ईरानी था, इंतहाई मोटिवेटेड था बाकी मुल्कों की निस्बत, जो बाकी मुल्कों से कैडेट आए थे, हाईली इंस्पायर्ड, नेशनलिस्ट, गो गेटर टाइप था। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनको ये रीड करना चाहिए था। और फुट ऑन ग्राउंड वाली जो अब बातें आ रही हैं, एक बात मैं जल्दी से क्लोज करने की कोशिश करता हूं, ये एथिकली उनको पहले सोचना चाहिए था। और ये देखिए, 2 मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन में आपको 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगा कह के कि एक तरफ ईरान ले लें, एक तरफ इजराइल ले लें। ये 2 मुल्कों में से हम तीनों मिलकर, अफजल साहब, मैं और आप फैसला कर लेते हैं, अभी ऑडियंस को छोड़ देते हैं कि अगर हम फैसला करना चाहें और वोट करेंगे कि दोनों मुल्कों में से किसके पास गारंटीड न्यूक्लियर वेपन्स हैं और किसके पास शायद हो या ना हो। जाहिर है इजराइल। एनपीटी पर साइन ईरान ने किए हैं, इजराइल ने नहीं किए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इंस्पेक्शंस खोलने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या क्लीन चिट ईरान ने ली है कई दफा, इजराइल ने आज तक नहीं एक्सेस दिया। तो कौन सी मोरालिटी और एथिक्स? और ऐसा मुल्क जिसके पास 80 से 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमलावर हो रहा है उस मुल्क पर जो अभी जिस पर शक है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर थे इजराइल के, मैं एक टॉक शो में देख रहा था, वो अपीयर हुए तो होस्ट ने उनसे कहा कि अंग्रेजी में कहा कि आपका मैंने सुना है हमने आपके पास के 80 से लेकर 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो उन्होंने जवाब दिया सो व्हाट। मतलब अपने बारे में आप कहते हैं सो व्हाट, कि अगर हमारे पास हैं तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है? तो आप शक की बुनियाद पर एक 9 करोड़ मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और फिर कभी फुट ऑन ग्राउंड कहते हैं, कभी कहते हैं लंबी हो सकती है, कभी कहते हैं मेरी टीयर लीडरशिप ने मान लिया मेरी बात, बस वो सुलह होने मेरे से तो माफिया मांगने शुरू हो गए। पता नहीं कौन सी इल्यूजन्स या डिल्यूजन्स में रह रहे हैं लीडर्स दुनिया के कि इतनी सिंपल कट एंड पेस्ट टाइप कह रहे हैं हुकूमत हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ऑन ग्राउंड बहुत डिफरेंट होती है, या शायद वो रियलिटी ऑन ग्राउंड को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑप्टिक्स के लिए मुज़ाकरात को इस्तेमाल कर रहे थे, और ऑप्टिक्स को यूज करके उन्होंने एक किस्म का मिसलीड करके मुज़ाकरात का नाम लेके सारा अटैक अनफोल्ड किया। ठीक, अफजल रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि इसका इख्तिताम क्या होगा? यानी अभी दोनों अतराफ से मुसलसल हमले जारी हैं और खित्ते में दीगर ममालिक जो हैं वहां पे भी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के लिए इस जंग को बंद करना कौन सा नुक्ता इख्तिताम होगा?
देखिए, जंग का आगाज तो ईरान ने ही किया था, न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि ईरानी लीडरशिप ने कई हफ्तों पहले खित्ते में जो ममालिक है इनको ये इंतबाह किया हुआ था कि अगर हम पर मुसल्लत की गई, फिर ये जंग किधर को जाएगी ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जरूर आई है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस ना होती, जाहिर है जंग तो मुसल्लत होनी थी, कैजुअलिटीज तो बदकिस्मती से अमेरिका और इजराइल कभी भी इस चीज का इन्होंने ख्याल ही नहीं रखे। बल्कि मैं ये सिर्फ यहाँ पे एक ऐड कर लूं कि अमेरिका और उसके एलाइज को किसी चीज की फिक्र नहीं होती कि अगर वो ये रास्ता चुन ले, अगर कामयाब ना हुए तो दूसरे सोल्यूशन चुन ले। क्यों? क्योंकि इनको इंटरनेशनल लॉ और ऑब्लिगेशन की कोई फिक्र नहीं है। ना तो वो अफगानिस्तान में इस चीज को इन्होंने फॉलो किया, ना तो उन्होंने इराक में, लीबिया में, सीरिया में, यमन में। तो ईरान पर आ जाएंगे तो वो कभी भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के ऊपर, जिसके तहत आप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को आप नहीं मार सकते, तो वो इसका एहतराम नहीं कर सकेंगे। जहां तक जंग किधर को जाएगी, अब ये डिसीजन IRGC, ईरानी अवाम और क़ियादत ने ही करनी है। मुझे लगता है जब तक ये नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब होंगे, ये बिल्कुल बदला जारी रहेगा, जहां तक ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज जो जारहियत करने वाली ताकत है उनको अकाउंटेबल करें। और साथ साथ खित्ते में जिम्मेदारी उन ममालिक की ऊपर भी है जो इनको फैसिलिटेट किया है। अगर एक तरफा तौर पर ईरान से ये मुतालबा किया जाए कि आप टेबल टॉक पे आ जाए, आप सफारतकारी पर मसाइल का हल करें, तो ईरान 4 दिन पहले ही सफारतकारी मीज कंप्लीट करके तेहरान वापस आए थे। एक अच्छे मुआहिदे करने पर फॉरेन मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया था। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर जेनेवा के 3rd राउंड नेगोशिएशन के ऊपर वाशिंगटन गए थे, JD Vance से मुलाकात की, लाइव इंटरव्यू किए कि हम बहुत एग्रीमेंट के करीब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में जो एक अहमक सदर जो बैठा हुआ है, वो एक बार फिर ज़ायनिस्ट रजीम और प्राइम मिनिस्टर के हीले और मक्कारी में आ गए। वो एक नाम नहाद अहदाफ को लेकर ईरान पर जारहियत की। सस्टेन से मुतालिक तो अमेरिका और इजराइल को होने चाहिए, जो कि वो अपने मखसूस एजेंडों को लेके इस जारहियत को तूल देना चाहते हैं। मखसूस एजेंडों को लेके इस जारहियत को तूल देना चाहते हैं, लेकिन इसके नताइज क्या रहेंगे, इसी के ऊपर बात होगी। एक बाद हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब और अफजल रजा साहब मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद जो है इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। नाजरीन कहीं नहीं जाएगा स्ट्रीम। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करते हैं कैपेबिलिटी के हवाले से और फुट ऑन ग्राउंड के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं। और दूसरा ये है कि अमेरिका जो कह रहा है कि अब हम टेबल टॉक के लिए ये वक्त बाकी नहीं बचा, अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। चिश्ती साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि अगर 4 से 5 हफ्ते ये जंग मुसल्लत की जाती है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर जेट्स की जो बमबारी थी उसके नतीजे में इनका जो मिसाइल ज़ख़ीरा है उसको किसी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है, ईरान के बारे में इबहाम क्या है कि ईरान की कैपेसिटी क्या है और हक़ाइक़ क्या है कि ईरान कितने अरसे तक इस जंग को बर्दाश्त करने और इसको तूल देने की सलाहियत रखता है? यासिर साहब, 2 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि जो ज़रूरी होती हैं, इंग्रेडिएंट यानी रेसिपी होती है जंग की। एक होती है किसी भी मुल्क की या मिलिट्री की सलाहियत, और दूसरा होता है उसका हौसला, वो किसी भी मुल्क की हो। ईरान का एक यूनिक डायमेंशन एक और है, वो है तीसरा डायमेंशन है, और वो है इनकी लीडरशिप की और इनके वेपन्स की सर्वाइवेबिलिटी। ये आम मुल्कों को इसका सर्वाइवेबिलिटी का खतरा नहीं होता जितना इनको है। पहली बात, अनफॉर्चुनेटली लीडर की सर्वाइवेबिलिटी तो नहीं इंश्योर की जा सकी, वो अलग प्रोग्राम करें तो मैं उस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सर्वाइवेबिलिटी नहीं हो सकी, तो जिनकी हो सकती है वो कम से कम वेपन जरूर होने चाहिए। जितना मैंने स्टडी किया है, ईरान को डे 1 से क्लियर है कि इन पर बमबारी होनी ही होनी है। लैंड फोर्सेस, आर्टिलरी के गोले, इन्फेंट्री ट्रूप्स ने नहीं कैप्चर करना खुदा ना खास्ता कोई इलाका इनका, ठीक है, मोस्ट लाइकली। और या इनको थ्रेट होनी है तो समंदर की तरफ से होनी है। समंदर का वो टारगेट आपने देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि हम इनकी नेवी को टारगेट कर रहे हैं, इनकी नेवी को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि नेवी इटसेल्फ ही इनकी बड़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अब नए हार्मोज जो है उसकी वजह से बहुत क्रिटिकलिटी हो गई है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने भी आना है या वो हवा से आएगा या समंदर से आएगा, और जब भी सो कॉल्ड फुट ऑन ग्राउंड हुआ या कोस्टल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया, वो समंदर की तरफ से होगा, इसलिए उनका टारगेट समंदर भी है। लेकिन जमीन पर इनके पूरे 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है इनका, उसमें तमाम के तमाम में जितने फैले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मेजॉरिटी को इनकी ऑब्लिगेशन थी अंडरग्राउंड बनाना, और 400-500 फुट नीचे लेके गए हुए हैं
इन्होंने नॉर्मल बॉम्ब प्रूफ उनको बनाना लाजमी था, क्योंकि ईरान को डे 1 से मालूम था कि इन्होंने पहले ऑफेंस लॉन्च करके किसी को न्यूट्रलाइज या पैरालाइज नहीं करना, किसी ने आकर करना है, जब भी किया, जो कि जून 2025 में भी हुआ और आज भी हो रहा है। तो आई थिंक इनको सस्टेन करने के लिए बिल्ट इन इनके डिजाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें मौजूद हैं। और अभी भी मेरा मानना यह है कि इनकी वेपनरी में बहुत वेपन्स हैं, खासतौर पर इन्होंने जून 2025 के बाद से बहुत मिलिट्री परचेजेस की थी। इन्होंने ड्रोन्स बहुत मैसिव इंडक्ट किए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल किए हैं, अपने मिसाइल्स को जो इनके अल्फता हैं उनको ज्यादा प्रिसाइज किया है, उनको ज्यादा रेजिस्टेंस फ्री वो किया है, प्रोन किया है, जो इंटरसेप्शन ना हो सके, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अभी इजराइल पर हमले हो रहे हैं उसमें से कुछ उन्होंने मिसाइल्स या वेपन्स फायर किए हैं जनरल पर्पस, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन, फियर और पैनिक क्रिएट करने के लिए, और कुछ जो उनके हैं वो बहुत प्रिसाइज हुए, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कल के वो कह रहे थे टारगेट करना उनका एम था, और उसका क्या बना वो तो अलग बात है। तो ये सर्वाइवेबिलिटी बहुत एलिमेंट है और ये मेरा ख्याल है बिल्ट इन है। अब कमिंग बैक टू द कंक्लूजन ऑफ माय आंसर, ये जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, अगर ये टेक ऑन कर लिया उन्होंने या बर्दाश्त कर लिया हफ्ता या 10 दिन तक, तो ईरान के पास ऑब्वियसली फिर जो कम बैक करना है, और अगर उन्होंने मैसिव यही जो यूटिलाइजेशन में वेपन्स की कह रहा हूं, अगर ये इनकी हाई परसेंटेज, हाई में 10-15%, 20% कोई कह रहा हूं, अगर ये पेनिट्रेट कर पाए इजराइल का एयर डिफेंस और वहां पैनिक मची, तो बहुत जल्द वॉर में ओपिनियन अगेंस्ट हो जाएगी। लास्ट जंग में भी आपको पता है लोगों ने आकर सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया था तल अवीव में। ऐड करे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो एंटी वॉर हो रही है, एक सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्रिपल हुई है, फ्लाइटें कैंसिल है, टूरिज्म रुका हुआ है, बिजनेस कारोबार रुके हुए हैं, उन शहरों का जिनका कभी मोस्ट पीसफुल, मोस्ट इनकरेजिंग, मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली थे बिजनेस के लिए, वो सबसे ज्यादा हॉस्टिलिटी वहां नजर आ रही है। तो आई थिंक एक कंपाइलेशन करके कुछ दिनों के अंदर ऐसा माहौल बन जाएगा कि ऑटोमेटिकली ईरान को ये फेवर मिलना शुरू हो जाएगी फॉर अ सीज फायर। सही। अफजल रजा साहब, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस जंग में बेशुमार अहदाफ जो थे उन्हें दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया, बेशुमार मौक़ों के ऊपर यह देखा गया कि ईरान के पास इंफॉर्मेशन अच्छी थी, इससे कतई नज़र कि पहले हमले के बाद जो इबहाम और जो बातें, जो एतराज़ात, जो सवाल उठ रहे थे कि ईरान के अपने अंदर का जो अंदरूनी ढांचा है वो किस हद तक मुखबरों से भरा पड़ा है, लेकिन बैरूनी महाज के ऊपर हमने ये देखा है कि मुस्तनद मालूमात के नतीजे में बेशुमार जगहों को निशाना बनाया गया, जहां पर रिहायशी यूनिट्स को भी निशाना बनाया गया, वहां पर भी इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर कि वहां पे मोसाद के लोग मौजूद थे, CIA के लोग मौजूद थे। तो ये जो मालूमात की फराहमी है और दुरुस्तगी के साथ इंटरसेप्शन की सलाहियत है या मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत है, इस ज़िमन के अंदर क्या ईरान की पसे पर्दा किसी ने मदद की है? इस ज़िमन के अंदर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, आप इस बारे में क्या राय रखेंगे? देखिए, आप फरमा रहे हैं कि ईरान में ये जो इंटेलिजेंस लैब्स है या वैक्यूम क्रिएट होती है, ये बात मत भूलिएगा कि इजरायली जो अथॉरिटीज है वो दुनिया में इंफॉर्मेशन सेंसरशिप, बलखुसूस जब उनके ऊपर कोई चैलेंज आ जाए, इस तरह के वॉर हो जाए। आपने देखा 2024 में ऑपरेशन थ्रू प्रोमिसेस 1 जब किए गए, उसके बाद प्रेसिडेंट पेजेश्कियान आने के बाद जब इस्माइल हनीया साहब की शहादत हुई, ऑपरेशन थ्रू प्रोमिसेस 2 हो गई। उसके बाद इतनी सेंसरशिप हुई थी कि जंग के इख्तिताम के बाद भी इजराइल के जो उठाए गए नुकसानात पर एस्टिमेट नहीं लगाए गए। उसके बाद फर्दर कुछ महीनों के बाद इंफॉर्मेशन आने लगी। अगर आप इजरायली मीडिया को भी पढ़ लें तो आए रोज इजराइल में ईरान के जासूस पकड़े जाते हैं या उनके जो इंटेलिजेंस है उनको ऐसे डिजाइन मिलते हैं कि ईरान किस तरह वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब हुई है। तो ये एक तरफ एक्टिविटी नहीं है, इसमें ईरान के भी अच्छी खासी इसमें एक्सपीरियंस है। देखिए, जंग के शुरू दिन यानी सैटरडे को जब ये टारगेट्स हुए, लोगों का ये ख्याल था या अमेरिका का ये ख्याल था कि यहाँ पे कुछ स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वक्फा आ जाएगा, क्योंकि उनके बकौल उस वक्त जब मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, खामनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट किया, तो एक गैप आ जाएगा रिस्पांस में। आपने देखा विद इन द आवर्स में भी पाकिस्तान के टाइम 11 बजे सुबह जब हमले हुए थे, फिर 1-2 बजे रिटेलिएशन का आगाज हो गया। ऐसा ही था। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान
1980 में आई थिंक 8 साल इराकी मुसल्लत करदा जंग के बाद उस वक्त से ऐसे सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार किया था। मिसाइल बनाने की जो प्रोसेस है वो 80s से आगाज हो गया और आए रोज जब ईरान पर खतरात बढ़ने लगे, अमेरिका ने इजराइल को इस खित्ते में अपने प्रॉक्सी बनाया, ईरान के इंटरेस्ट को टारगेट किया, नाम नहाद प्रॉक्सीज को ईरान पर जोड़ के उनको टारगेट कर लिया ताकि ईरान तक करीब आ जाएं। तो ईरान ने ये सब सिनेरियोज को कवर अप करके डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इसको एक्सपीरियंस करके इस लेवल तक पहुंच गया है। सही। मैं अभी अगर बात की जाए चिश्ती साहब, तो कुछ देर पहले की इतलात ये थी कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा रडार है उसको निशाना बनाया ईरान ने। मेरा ये सवाल आपसे भी है, ऐसे वक्त में कि जब चीन जो है बयानात की हद तक तो ईरान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पसे पर्दा ईरान की इंफॉर्मेशन की बेहतरी, टारगेट का हुसूल और उस पर मुस्तनद तौर पे वार, उसके पीछे कोई और मदद समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि कुली तौर पे ईरान की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? देखिए यासिर साहब, बुनियादी तौर पर जब भी जंग शुरू हो जाती है तो हर मुल्क ने जंग तो अपनी लड़नी होती है। इंडिया पाकिस्तान में भी आपने देख लें, बाद में जो मर्जी कहें कि चाइना ने जिताया, लेकिन फिर हिंदुस्तान की बात इस वक्त नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी दुनिया में जहां से जहाज इकट्ठे करने थे, मिसाइल इकट्ठे करने थे, ड्रोन लेने थे, हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। इसी तरह ईरान का भी ये हक था कि पीस टाइम में वो जो करना चाहता है वो करे। एक इंडिकेटर को मैं लिंक करना चाहूंगा अपने जवाब के तौर पर, डॉट कनेक्टिंग करना चाहेंगे हम। वो डॉट इस तरह कनेक्ट करेंगे कि अभी कोई तकरीबन 6 दिन पहले और तकरीबन 7 दिन पहले तो ईरानियन नेवी के साथ रशियन नेवी ने आकर एक्सरसाइजेज की थी उनके समंदरों में। पहली बात तो इंडिकेटर ये था एक। दूसरा जो दिलचस्प बात है जो हमें ऐड करेगी मेरी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन टू माय आंसर, वो ये है कि चाइना ने कुछ दिन पहले कुछ सैटेलाइट पिक्चर रियल टाइम शेयर कर दी थी पब्लिक में। मैंने बड़ी फॉलो की थी जो उन्होंने रिलीज की थी। उन्होंने बहुत सारे जो बेसिस थे नेबरहुड में, जहां जहां अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं या जहाज फाइटर थे, उनको उसमें दिखाया गया था बड़ा क्लियर कट। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मुवाफाक एक एयर बेस है जॉर्डन का जी। तो मैंने बहुत क्लोजली देखा तो आई कुड काउंट के वहां 52 जहाज खड़े थे फाइटर अमेरिकन। C-17 सबसे बड़ा दुनिया का ट्रांसपोर्ट जहाज वो खड़े थे। KC-135 A2A टैंकर रिफ्यूलर खड़े थे। तो अगर मेरे जैसा स्टूडेंट नोट कर सकता है कि वहां कौन से एसेट खड़े हैं और उनकी क्या इंटेंशन या एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो आई एम श्योर ईरानी लीडर को के तो बड़े काम की बात थी। तो उनको रियल टाइम अगर वो सैटेलाइट पिक्चर मिलती रहे कि कितने वैल्यूएबल एसेट कहां हैं, उनकी लोकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी तो चलें बहुत ज्यादा एड हो जाएगी अगर ये मिल जाए कि किस रडार किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है। और वैसे भी वो पीस टाइम में प्रैक्टिस करनी होती है आपने। तो ये बहुत बड़ी चाइना की तरफ से हेल्प है। मैंने ये भी सुना है कि ईरान ने एक सैटेलाइट अपना भी थ्रू चाइना लिया हुआ है, जिसके थ्रू वो रनिंग कमेंट्री कह लें या रनिंग मैपिंग कह लें, वो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल सिनेरियोज को अपडेट अपने लिए भी करते हैं। और अगर चाइना मदद सिर्फ इतनी ही करता रहे तो आई थिंक टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ईरान के लिए अमेरिका के तमाम इंटरेस्ट जहां जहां हैं इस एरिया में, उनके लिए बड़ी आसानी होगी और ऑब्वियसली अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट होगी। अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट होगी। कहीं ना कहीं पे ये इंफॉर्मेशन के हवाले से प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना भी बड़ी सूदमंद बात है ईरान के लिए, और इसी वजह से अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और अफजल रजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।